इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ अंजलि एंड मैं पिछले कई दिनों से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री करवा रही हूँ 12th क्लास की। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आई थी। कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आप हमें 10th क्लास की केमिस्ट्री करवा दो अगर हो सके। तो वैसे तो मैंने बोला था कि अगर आपको 11th 12th की केमिस्ट्री के कोई टॉपिक्स की ज़रूरत हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं 11th 12th की करवा दूँगी। बट 10th क्लास वाले बच्चे बोल रहे थे कि करवा दो, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा देती हूँ, आपका कुछ फ़ायदा ही होगा इससे। सो आज मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस करवाने जा रही हूँ। तो इसके अंदर क्या होएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बस आप इसके नेम में ही पूरा चैप्टर है ये। हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन ही होती रहती है, बस हम नोट नहीं करते, हमारे चारों तरफ ही केमिकल रिएक्शन होती है। सो केमिकल रिएक्शन ही पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ है नहीं। और रही बात इक्वेशन की, इक्वेशन हमारी बहुत टाइप्स की होती हैं, इनमें हम 5-6 टाइप्स की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और मेन चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन लिखते कैसे हैं, बच्चों को इक्वेशन लिखनी कैसे है ना, यही बताएंगे। रिएक्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, एरो किधर लगाना होता है एरो, ठीक है। और रिएक्शन कैसे होती है, सॉलिड की लिक्विड के साथ होती है, गैस के साथ होती है, कैसे रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं। तो आपको बस यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, मैं कंप्लीट ही चैप्टर करवा दूंगी आज ही आपको। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, chemical reaction and equations। इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप पॉज करके वीडियो पूरा पूरा लिख के बना सकते हो। बट एग्जाम में आपको कंप्लीट फॉर्म लिख के आनी है, शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना, तो आपके नंबर भी कर सकते हैं इधर से। सो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे चारों तरफ बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ रिएक्शन होती रहती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इनकी रिएक्शन की टाइप्स और इनको लिखते कैसे, वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने वो बता ही दिया आपको। तो नेक्स्ट है, सबसे पहली बात तो यही आती है कि हमें केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरूरत पता है क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मैं ये बता दूं आपको कि आपको आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, आपको उसको जलाना है, तो आप क्या करोगे, मैग्नीशियम रिबन लोगे और उसको जला दोगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली वो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम रिबन लो और जब आप उसको ब्रंट करते हो, ऑक्सीजन के अंदर ब्रंट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है वो, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे इसको, अगर आप अभी आपको नहीं पता है, रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको लिखो, तो आप पता है आप ऐसे लिखोगे, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन is burnt in oxygen, it get convert into MgO, वो सॉरी मैग्नीशियम, आप ऐसे नहीं लिखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप इसको ऐसे लिखोगे अगर मैं आपको लिखने के लिए बोल लूँगी। बट आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में। वो कैसे लिखोगे, वो कैसे लिखोगे आप, मैग्नीशियम को आपने ब्रंट किया ऑक्सीजन के अंदर, तो आपका कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। देखो, एक तो आप इतना बड़ा लेक्चर लिखोगे इधर कि ये हुआ, एक आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे कि मैग्नीशियम ने रिएक्शन की O2 के साथ और MgO बन गया, ठीक है। आपको ये बातें मैं बता दूं कि ये जो मैग्नीशियम है, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की इसने, और जो कुछ बना, जिसकी आपस में रिएक्शन हुई है, उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो बना है रिएक्शन होके, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही लगती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही लगेगी हमेशा ये एरो, एरो का ही बस यही काम होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। और अगर आपके देखो इधर मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हमारे जो एटम्स है दोनों साइड अलग अलग है, अलग अलग बोले तो
बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। जैसे इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। अगर हमारी इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस। इधर मैं लिख देती हूँ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन होती है वो जो हमारी अनबैलेंस होती है। चलो ये अनबैलेंस है, ये तो है, बट अब इसको बैलेंस कैसे करें ये भी सीख लेते हैं साथ के साथ कि इसको बैलेंस करते कैसे हैं। बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ। एक इक्वेशन लिखी मैंने, जिंक प्लस H2SO4 ये रिप्लेस हो जाता है NaSO4 प्लस H2। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जिंक है इधर 1, यहाँ पे भी जिंक है 1, तो इसकी बैलेंसिंग चेक करने के लिए हम इसकी बनाएंगे टेबल। टेबल के लिए यहाँ पे लिखो एलिमेंट, जो जो एलिमेंट है इस पूरे रिएक्शन में। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में हमारे हमेशा प्रोडक्ट ही होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहले तो जिंक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। ये लिख लिया एलिमेंट। अब देखो जिंक लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, उधर कितना है, उधर भी 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 हाइड्रोजन है। लेफ्ट राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितनी है, 2। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1, सल्फर राइट हैंड साइड में 1। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में 4। तो हमने देखा कि जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में वही एलिमेंट राइट हैंड साइड में है और इक्वल इक्वल है बिल्कुल। तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस थी, तो हम एक अनबैलेंस इक्वेशन ले लेते हैं। काफ़ी पहले सिंपल से ले लेते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेंगे। सिंपल में अभी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ब्रंट किया था ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उसी को ले लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि आप इस जो स्केलेटल इक्वेशन है इसको बॉक्स में बंद कर लो। जैसे मैग्नीशियम को किया, ऑक्सीजन को भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो आप क्या करोगे, आपको जो चेंज करना है आपको इस बॉक्स से बाहर चेंज करना है, बॉक्स के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, लास्ट टाइम जो बताया था। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे होते हैं रिएक्टेंट और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं प्रोडक्ट। एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं 1। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 2 और ये 2 और राइट हैंड साइड में है 1। तो इस टेबल से तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मैग्नीशियम तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। वैसे इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है इसको बॉक्स में बंद करो, सेकंड स्टेप होता है इसकी टेबल बनाओ, थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप ये देखो पूरी की पूरी टेबल में या तो लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर राइट हैंड साइड हो, सबसे ज़्यादा नंबर कौन से एलिमेंट का आया हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है 2 किसका है, ऑक्सीजन का। तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारा यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो हम करते हैं जो हमारी मेन इक्वेशन थी इसके अंदर करते हैं चेंज। यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे था ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया MgO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये बॉक्स था पूरा, इस बॉक्स के बाहर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 2। अब हमने क्या देखा, अब हम एक स्टेप करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या बैलेंस हुआ, नेक्स्ट स्टेप फिर करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या बैलेंस हुआ। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितने हैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, उधर ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब मैग्नीशियम इधर 1 और इधर 2। तो अब क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 हो गए, साथ साथ में यहाँ पे भी मैग्नीशियम भी 2 हो गए। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए अब इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मैग्नीशियम इधर 2, उधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। ये होगी सिंपल सी केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस। अगर एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो एग्जांपल लेके देखते हैं तो उसमें केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। वो है हमारा दिस वन, आयरन प्लस Fe आयरन होता है, H2O वाटर
ये आयरन का ऑक्साइड बन गया और यहाँ पे H2। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ड्रा बॉक्सेज अराउंड ईच फार्मूला। बॉक्स ड्रा करो प्रत्येक फार्मूले के अराउंड। ये मैंने बॉक्स ड्रा कर दिए। अब इनकी बनाओ टेबल। टेबल में कौन कौन एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है। मैं बार बार नहीं लिख रही। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं वो आप काउंट कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं 3। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। थर्ड रूल हमारा क्या था, थर्ड रूल में आप ये चेक करो कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन है, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो। सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहा हमें 4। 4 किसका नंबर है, ऑक्सीजन एलिमेंट का। तो हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 4 है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 की 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं इधर लिख देती हूँ, आयरन तो ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी वाटर की, ये एरो लगा के यहाँ पे Fe3O4 प्लस में H2। अब हमने दोबारा से चेक किया मेरे एलिमेंट है जो, और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या क्या है, बैलेंस हुए। यानी आयरन कितने हो गए 1 3 वही है, हाइड्रोजन हो गए 4 2 जा 8, और उधर हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, वहाँ पे भी ऑक्सीजन है 4। ये तो हो गई बैलेंस। अब हमने देखा कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस्ड हो गया। आयरन और हाइड्रोजन में से आप पहले अब किसी को भी बैलेंस कर सकते हो, किसी को भी उठा के। तो मैं पहले हाइड्रोजन को कर लेती हूँ, क्योंकि आयरन तो अलग ही है। आयरन तो ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, अब ये कोई बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 8 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Fe3O4। यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई की है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आयरन को देखते हैं बैलेंस करेंगे। अब ये भी 8 हो गया, ये भी 8, ये 4 बाकी रह गया ये, यहाँ पे तो 3 है, बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये होगी मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चेक कर लो आप, 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये है बहुत ही ईजी सा वे है ज़्यादा, बट ये क्वेश्चन 10th क्लास में ना शायद 4 और 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो आप ध्यान से कर लेना, ईजी है। पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर है ना उसको बैलेंस करना, फिर उसके बाद आराम से बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल जो रिएक्शन है उनके टाइप्स, दिख नहीं रहा ना, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5-6 टाइप्स की होती है, वन बाय वन सभी पढ़ लेंगे। फर्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से ही क्लियर है। कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। कंबाइन करना क्या होता है, एक दूसरे का जुड़ना, मतलब 2 एलिमेंट आपस में जुड़े और इन्होंने कुछ सी बना दिया, ठीक है। सबसे इजी एग्जांपल है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना लेना। ये है कम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल। जब 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन करके जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। और ये बर्निंग ऑफ कोयल इसका एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ कोयल। आपको इसके ना साथ साथ में सिंबल भी दिखा देने, जैसे कार्बन है सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में है, और CO2 है, ये भी गैस फॉर्म में बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका एक एग्जाम्पल और होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे, H2 गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस ले ली, इससे बनता है मेरा वाटर। वाटर क्या बन गया, लिक्विड। अब आपको ना ये चेक करो, देखो हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, वहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर 2, यहाँ पे 1। आप इसको बैलेंस करके देखना कि आपको बैलेंस करने की इक्वेशन आ गई है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट रिएक्शन होती है। ये सारी की सारी रिएक्शन नाम से ही पता चल जाएगी आपको। डिकम्पोज होता है किसी का टूटना,
लाइक मैंने कोई एग्जांपल लिया, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, एक्स और वो कोई वाई प्लस जेड में टूट गया, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है, कंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड है फोटोसिंथेसिस। कुछ बच्चों को ये नाम बहुत ही अजीब अजीब से लग रहे होंगे, मतलब थोड़े अजीब से, लाइक तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थर्मल नाम से ही पता है, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर से, हीट से, ठीक है। अच्छा, जो रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होएगी उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, टूट रही है, डिकम्पोज हो रहा है कोई भी कंपाउंड किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में, तो और वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल। अगर वही इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और वही सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। इनके एग्जांपल तो देखो 1 बाय 1 लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसका एग्जाम्पल, और फिर तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका एग्जाम्पल है CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये होएगा, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। और जैसे वाटर है हमारा लिक्विड फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल बता रही हूँ मैं, और आप इसको इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये बनेगा H2 गैस प्लस O2 गैस। और फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है AgCl को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो Ag सॉलिड प्लस Cl2 भी सॉलिड की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और ये AgCl है जो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक में यूज किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक में कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन यूज किया जाता है, AgCl। और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस देनी पड़ेगी तब AgCl ब्रोक आउट होएगा Ag सॉलिड में और Cl2 में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होएगा जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो, लाइक H2 मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की में थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स होता है हीट, तो ये हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होएगा, इसमें पता है क्या, तो एलिमेंट है ना एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, उसको साफ साफ क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से। जैसे आयरन है सॉलिड फॉर्म में और CuSO4 के साथ उसने रिएक्शन की, CuSO4, Cu होता है कॉपर, SO4 होता है सल्फेट। कॉपर सल्फेट मेरा था एक्वस फॉर्म में। अच्छा, आपको एक्वस आपके लिए शायद नया वर्ड होएगा, मैं बताऊंगी आपको एक्वस होता है क्या। और ये कॉपर सॉलिड में देखो, यहाँ पे सल्फेट के साथ कॉपर था, यहाँ पे सल्फेट के साथ आयरन आ गया, ठीक है। तो क्या किया, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, बात रही एक्वस की। एक्वस वो होता है जो वाटर के अंदर होता है। एक्वस मीन्स जो वाटर के अंदर जिस भी एलिमेंट को हम ले लेते हैं उसको हम एक्वस फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म होती है ना, ऐसी एक्वस भी एक फॉर्म होती है जब हम इसको वाटर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ना आपको एक ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है मैं दिखाती हूँ। जैसे 10th क्लास की NCERT की बुक में है, यहाँ पे आयरन की नीडल है और ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। जब हम इस आयरन की नीडल को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इसका जो ब्लू कलर का सोल्यूशन आप देख रहे हो थोड़ा सा फेड हो गया इसका कलर, ठीक है। तो ये जो कलर था थोड़ा सा फेड हो गया, और जब इस कलर में से ये आयरन की नीडल निकाली जाती है वापस तो ये देखो कलर चेंज हो गया ना इसका। तो इसका चेंज कलर कैसा हो गया, थोड़ा सा ब्राउनी कलर हो गया, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर हो गया।
ये ऐसा हुआ क्यों? क्वेश्चन आता है पेपर में, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, वाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। कहते हैं कि जो आयरन की नेल है, जब हम उसको कॉपर सल्फेट, आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है ना वो फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फेट इसके अंदर से निकल जाता है। और जो ये आयरन की नीडल है ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। रेडिश ब्राउन कलर की क्यों हो जाती है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के कारण, ठीक है। कॉपर जो सल्फेट का रिएक्शन होती है उसके कारण हो जाती है, और ये कॉपर हमारा इसको डिस्प्लेस कर देता है आयरन को, ठीक है। ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट भी कुछ इसी टाइप की रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे तो एक आयरन ने कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस किया था, वहाँ पे क्या होता है कि दो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। बस वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि वाटर के अंदर। BaCl2 ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। Ba होता है बेरियम Cl क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। यहाँ से बनता है BaSO4 बट सॉलिड फॉर्म में। NaCl एक्वस फॉर्म में। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, सबको पता है इसका तो, सोडियम क्लोराइड। BaSO4 Ba मैंने बताया था बेरियम, SO4 सल्फेट। देखो यहाँ पे क्लोरीन के साथ बेरियम था, यहाँ पे क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया, यहाँ पे सल्फेट के साथ सोडियम था, लेकिन यहाँ पे सल्फेट के साथ बेरियम आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो एलिमेंट डिस्प्लेस हुए हैं। सोडियम ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया और Ba ने सोडियम को, Ba बोले तो बेरियम ने सोडियम को, सोडियम ने बेरियम को, दोनों आपस में डिस्प्लेसमेंट होगी इनकी, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, छोटी सी है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लो। ऑक्सीडेशन के ना नाम में डेफिनेशन है, बस ऑक्सीडेशन का उल्टा कर देना, वो रिडक्शन बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती हो, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती हो, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होती हो। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होएगी और हाइड्रोजन रिमूव होएगी, उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब रिडक्शन मैंने बोला था एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होएगी रिमूव और हाइड्रोजन होएगी ऐड, इसको बोलेंगे रिडक्शन और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इनके एग्जांपल है कॉपर है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड की, हीट की थोड़ा सा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और CuO है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो बना है उसके अंदर अगर मैंने H2 ऐड कर दिया, H2 हाइड्रोजन ऐड कर दी, थोड़ी सी हीट की, तो कॉपर प्लस में वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ऐड की है, कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट में मैंने हाइड्रोजन ऐड की है, तो कौन सी रिएक्शन होएगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, ठीक है। और जैसे ZNO है, इसके अंदर मैंने कार्बन से रिएक्शन करवाई, ये हो गया, सॉरी, ZNO है, इसके अंदर कार्बन के से रिएक्शन करवाई, जिंक प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाता है। यहाँ पे Zn के साथ ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे हमने देखा कि Zn के साथ तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव होएगा, वहाँ पे उस रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, जिस रिएक्शन के अंदर ये दोनों रिएक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी साथ में हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, RE फॉर रिडक्शन, RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये 11th क्लास में आएगी केमिस्ट्री के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, जैसे CuO प्लस H2, समझ गए होगे अब, ठीक है। कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना। ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है?
ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन। इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। ये थी हमारी सारी रिएक्शन। अच्छा, एक दो रिएक्शन हो रहेगी, एक तो एंडो और एक एक्सो। ये दो टाइप्स की रिएक्शन और होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। थर्मिक भी इनके साथ में लगता है। थर्मिक जो वर्ड आता है हीट के लिए, सनलाइट के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, इसके लिए आता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक वो होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन के अंदर हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर हीट देना इसको पहले, फिर ये रिएक्शन स्टार्ट होएगी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है जिसको हम पहले हीट देंगे फिर वो रिएक्शन स्टार्ट होएगी। जैसे कोई A+B था, फिर मैंने उसको हीट किया तब जाके वो C बन गया, ठीक है। मैं बार बार एग्जांपल नहीं दूंगी, बहुत सी रिएक्शन ऐसी लिखी है जहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे हीट दी है, जो भी हीट वगैरह दी है उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हीट लिखा था, सनलाइट लिखा था, ठीक है, डिकम्पोजिशन के अंदर। तो ये होगी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर हीट इवोल्व होती है। हीट इवोल्व होने का मतलब, जैसे A+B होगी रिएक्शन, यहाँ पे C के साथ साथ हीट भी निकलेगी। C तो मतलब प्रोडक्ट तो होएगा ही, साथ में हीट भी निकलेगी, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब जिसके अंदर हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक मतलब जिसको हीट देने की जरूरत नहीं है, वो हीट उससे निकलती है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारा रिएक्शन का पोर्शन था। अब इसके अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है, कोरोजन। देखो, जैसे हम पहले जो भी आयरन के आर्टिकल्स लेके आते हैं घर में, तो वो जब न्यू होते हैं ना तो बहुत ही शाइन करते हैं, ठीक है। न्यूली तो वो शाइनी होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स उनका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का। इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के जो हमारे बर्तन होते हैं वो कुछ टाइम्स के बाद रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब आयरन एक मेटल है, कोई भी अगर मेटल हो, सम अदर मेटल लाइक, कोई भी मेटल, मैं M लिख देती हूँ। जब कोई भी मेटल मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका जो कलर वगैरह है वो सारा का सारा चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। मतलब जंग लग जाता है उसके ऊपर एक टाइप से। जैसे अगर जो हमारी सिल्वर की मेटल होती है, सिल्वर की मेटल में थोड़े से टाइम के बाद ब्लैक कलर लग जाता है, और आयरन की में रेडिश ब्राउन, और जो ग्रीन है कलर की हो जाती है कॉपर मेटल, ठीक है। सिल्वर जो हमारी मेटल है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, और जो कॉपर हमारी मेटल है वो ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है, थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि उसके अंदर कोरोजन लग जाता है, क्योंकि ये मेटल होती है, और मेटल अगर मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आएगी तो उसका कलर फेड हो जाता है। वो कलर कैसा हो जाता है? सिल्वर मेटल का ब्लैक, कॉपर का ग्रीन, और आयरन का रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, तो याद रखना कि कौन सी मेटल का कौन सा कलर होता है। एक होता है रेन एसिडिटी, रेन एसिडिटी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? देखो, हमारे जो फैट या ऑयल से रिलेटेड जितने भी फूड वगैरह होते हैं, अगर थोड़े टाइम के लिए रख दिए जाए हुए तो उनके अंदर स्मेल हो जाती है, मतलब बैड स्मेल होने लगती है ना, बैड स्मेल होने लगती है, उसी को रेन एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, यानी कि टेस्ट भी चेंज हो जाता है और बैड स्मेल करने लगते हैं, उनको बोलते हैं रेन एसिडिटी, ठीक है। जैसे हमारी जो चिप्स वगैरह है ये काफ़ी टाइम से बंद होती है ना, चिप्स है काफ़ी टाइम से बंद होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके शॉप पे आके बिकती है ये, ठीक है। काफ़ी पता नहीं कितने टाइम से बंद होती है ये, और फिर हम उनको खोल के खा भी लेते हैं, ठीक है। बट उनसे कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो बैड स्मेल ना करें और उनको रेन एसिडिटी नहीं हो उनके अंदर, ठीक है। क्योंकि वो ना ऑक्सीडाइज हो जाती है, काफ़ी टाइम तक रखने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो इसीलिए चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें, ठीक है। तो वे उसको है ना ऑक्सीडाइज होने से बचा लेते हैं। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो ये ऑयली वगैरह है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गए तो ये टेस्ट भी बैड करेंगे, स्मेल भी बैड करेंगे, दोनों चीज़ बैड होएगी ना इनकी। ये था कंप्लीट चैप्टर, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन वाला।
और अगर आपको कोई भी डाउट है, इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा, आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और भी अगर आगे आपको किसी भी टॉपिक पे, केमिस्ट्री के किसी भी क्लास की टॉपिक्स पे आपको अगर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।